बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था क्या कि अगर जो किसी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा है तो आप इसमें किसी भी एंगल पे डालोगे लाइट तो वो उसी के अंदर रहेगी। क्लियर है क्या बात? तो ये ऑप्टिकल, अब में यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसमें आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हो ना, जैसे जिसके बारे में आप सुनते रहते हो ऑप्टिकल फाइबर ऐसे करके, है ना? तो वही ऑप्टिकल फाइबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना? उसी से रिलेटेड है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, इसमें एक ग्लास स्लैब की जगह आप मटेरियल कह दो, है ना? तो इसमें एक कोर होती है और कोर के दोनों चारों तरफ जैसे पाइप होता है और पाइप पे सिलेंड्रिकल कोटिंग होती है और जिसे हम कहते हैं क्लैडिंग। इसे क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे होता है ये। और जो हमारे जो सिग्नल आते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर में, वो जो पतला सा वायर होता है, बीच में कोर होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2। और ये तो क्या हो गई? एयर हो गई, मान लिया इधर साइड पे एयर हो गई। तो जो इसमें जो सिग्नल होते हैं वो लाइट की फॉर्म में डलते हैं, लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो जैसे मान लिया एक्सिस है, तो आपने यदि यहां से लाइट डाली किसी एंगल पर तो क्या होगी? वो ये तो दूसरा मीडियम होता है ना? और ये जो क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग ये डेंसर होती है कोर से। क्लियर है क्या बात? सॉरी, जो कोर होती है, कोर डेंस होती है क्लैडिंग से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ1 इट इज ग्रेटर देन μ2। आ गई क्या बात समझ में? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो आपको ये कंडीशन बतानी है कि आप इसे किसी भी एंगल पे डालें, यहां पे लाइट कैसे भी डालें, सिग्नल, ठीक है, लाइट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यदि आप ऐसे डालते हैं तो वो इसी के अंदर रहे, बाहर ना जाए। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन μ1 एंड μ2, है ना? मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन μ1 एंड μ2 so that light ray travels along the optical fiber for every value of angle of incidence I, I की किसी भी वैल्यू के लिए सिग्नल जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहना चाहिए। तो आपको कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, क्लियर है। तो कैसे करेंगे देखो, कोशिश करेंगे, है ना? तो मान लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, से आप दोबारा से चित्र बना लेना यहाँ पे बड़ा सा थोड़ा यूं करके। ये तो हो जाएगी कोर
कोर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, ये हो जाएगी क्लैडिंग और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये हो जाएगी हमारी एक्सिस। और हमने मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक इसकी एक्सिस पे इंसिडेंट एंगल पे डाला है ना, आई पर इंसिडेंट करा, तो ये ऐसे जाएगी। तो जब ये रे यहाँ पे टकराएगी थीटा, तो इसके टीआईआर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, थीटा शुड ग्रेटर देन थीटा सी। अब तो रट गया होगा ये आपको कैसे करना है। हाँ सर। थीटा शुड ग्रेटर देन थीटा सी, इसका मतलब साइन थीटा शुड ग्रेटर देन साइन थीटा सी। लेकिन कोर और क्लैडिंग ये दो मीडियम है, एक तो कोर और ये एक मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 है। तो इस बाउंड्री के लिए साइन थीटा सी फिक्स होगा। और कैसे निकालेंगे, हाँ भाई μ1 ऐसे जाएगा ना, ये यहां से लग जाएगी μ1 इंटू साइन थीटा सी μ2 इंटू साइन 90। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन μ2 अपॉन μ1। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, क्लियर है डन। और अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहां स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इस पॉइंट पर, क्या 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1, क्योंकि इधर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका तो μ2 था, μ1 इंटू साइन आर। ये एंगल कितना मान लेता हूं भाई, r है ना, तो साइन आई इज इक्वल टू μ1। ओके, r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू μ1 cos थीटा, दिस इज साइन आई। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन आई अपॉन μ1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन μ2 अपॉन μ1। जैसे हमने कल किया था सेम उसी तरीके से आपको करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन μ1 स्क्वायर ग्रेटर देन μ2 अपॉन μ1। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे और हमारे पास नीचे तो ये μ1 बचेगा, नीचे μ1 बचेगा, ये μ1 से μ1 कट जाएगा। है ना भाई? तो रूट ओवर μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई इज ग्रेटर देन μ2, स्क्वायर करेंगे हम μ1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इज ग्रेटर देन μ2 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो μ1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन μ2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर i1 साइन स्क्वायर आई। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है ना? तो बोर्ड पे देखो, साइन आई की जो वैल्यू हो सकती है, साइन आई की मैक्सिमम वैल्यू, ये तो 0 से 90 है, किसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू μ1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1। आगे बात समझे, ऐसे लिख लो μ1 शुड ग्रेटर देन रूट ओवर μ2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आई, और साइन आई की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो μ1 शुड ग्रेटर देन μ2 स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यानी कि जो कोर है, ये जो कोर है, ये कोर है, ये डेंसर होनी चाहिए, किससे ज्यादा, μ2 से ज्यादा डेंसर होनी चाहिए। यदि μ1
μ2 स्क्वायर प्लस 1 से ज्यादा है ना, तो ये इसके अंदर ट्रेवल बैक करती हुई ऐसे ऐसे सिग्नल आगे बढ़ जाएगा। हाँ सर, डन सर। सही है ना, तो ये है, तो एक ही कॉन्सेप्ट रह गया था छोटा सा, तो इसे भी आप कर सकते हो, है ना। ऑप्टिकल फाइबर खूब पूछी जाती है ना, तो इसे आप करो। अब इसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, है ना, जो कि रिलेटेड है टीआईआर से ही। देखो, डेविएशन in case of refraction, deviation in case of refraction, refraction के केस में आपको डेविएशन डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन जानते हो आप, है ना भाई, रिफ्रैक्शन आप जानते हो। मान लेते हैं ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। क्लियर है क्या बात? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेता हूं, μ2 मान लेता हूं, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 मान लेता हूं। अब अगर जो ये हमारा इंसिडेंट रे है, इट इज आवर इंसिडेंट रे, तो मान लेते शुरू में, है ना भाई, मान लेते हैं शुरू में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, if angle of incidence is less than theta c, क्या आप मेरे को इन दोनों बाउंड्री के लिए थीटा c बता सकते हो कितना आएगा? हाँ बता सकते हैं। कैसे? μ1 इंटू साइन थीटा c इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90। तो साइन थीटा c कितना होता है? μ2 अपॉन μ1 होता है। क्लियर है क्या बात? तो मेरे को ये बताओ, अगर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से छोटा है तो रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा, बताओ। सिंपल रिफ्लेक्शन होगा। हाँ सर, कोई It should go in this way, but it will bend away from the normal। सही है? हाँ सर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? आर। हाँ सर। और ये एंगल क्या हो जाएगा? डेविएशन। हाँ सर। नहीं आई बात समझ में? देन डेविएशन इज, ऐसे लिख लो, देन refracted ray will go to other medium, and bend away from normal, नहीं आई बात समझे? एंड डेविएशन कितना होगा भाई? डेल्टा इक्वल टू, क्या आर माइनस आई नहीं होगा डेविएशन?
नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, और माइनस आई होगा। आर माइनस आई। दूसरी बात, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पर हम वो लगा देते हैं एट ए, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ कॉपी करो यहां तक, फिर बताना। हाँ सर, डन सर। ठीक है भाई, चलो तो आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो स्नेल्स लॉ लगा के क्या आएगा, ये आएगा μ1 इनटू sin i इज इक्वल टू μ2 इनटू sin r। तो μ1 इनटू sin i इज इक्वल टू अपॉन μ2 इज इक्वल टू sin r। तो बेटा एंगल r कितना आ जाएगा पता है आपको, sin r इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, sin i लिख सकते हैं हम, और r इज इक्वल टू sin इनवर्स μ1 अपॉन μ2 इनटू sin i लिखते हैं, इनटू sin i ऐसे लिखते हैं। तो देन डेविएशन कितना होगा, r की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, r माइनस i था ना, तो r की जगह sin μ1 अपॉन μ2 इनटू sin i माइनस i के इक्वल आ जाएगा। हाँ सर, डन सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो ये डेविएशन आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, i लेस देन c के लिए। यदि आप एक ग्राफ बनाते हो, बड़ा सा ग्राफ बनाना, ये तो हो जाएगा डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में आप ग्राफ बनाते हो। तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले हमारे कहा था, ये जो डेविएशन है, ये वाला डेविएशन, ये जो हमने केस 1 लिया है, इसमें i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके c तक है ना, 0 से लेके थीटा c तक। क्लियर है क्या बात, 0 से लेके कितनी है भाई, थीटा c तक, और इक्वल टू थीटा c कर लो। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। अच्छा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस i 0 है, तो डेविएशन कितना होगा बता सकते हो आप मेरे को? सर आर ही होगा। नहीं नहीं, i इज इक्वल टू 0 के लिए डेविएशन कितना है, i इज इक्वल टू 0 रखेंगे, अरे सर 0 ही होगा। 0 ही होगा, यहाँ 0 रख लो, यहाँ 0 रख लो, तो डेविएशन 0 ही होगा। हाँ सर। अब वैसे भी आप देखोगे, यदि आपने ऐसे डाला है लाइट, तो सीधा चला जाएगा, तो डेविएशन 0। यानी कि यदि आप डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ बनाते हो, तो i बराबर 0 पर एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब हम i की वैल्यू, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कहां से कहां तक ले जाएं, 0 से लेके थीटा c तक। क्या आप मेरे को i बराबर थीटा c के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हो?
आई इज इक्वल टू थीटा सी के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हो? सर 90 हो जाएगा ना? नहीं नहीं 90 नहीं होगा, डेविएशन बताना, डेविएशन 90 माइनस आर हो जाएगा। 90 माइनस थीटा सी, 90 माइनस थीटा सी। देखो मैं इसका चित्र भी बना देता हूं यहाँ पे, बेस करना शुरू कर देगा तो चलिए थीटा सी होगा, आई की वैल्यू थीटा सी होगी तो रे ऐसे जाएगी, जाएगी ना जाएगी? नहीं आया समझ में? हाँ सर। तो एंगल ऑफ डेविएशन यही तो हुआ, और ये एंगल कितना है? थीटा सी, तो डेविएशन कितना हुआ? 90 माइनस थीटा सी। एक तो ये तरीका है सिंपल, जो कि आपको याद भी रखना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें आई की वैल्यू, है ना, मेथड 2 लिख देता हूं मैं इसमें, कि डेल्टा जो होगा वो साइन इनवर्स म्यू 1 अपॉन म्यू 2 साइन थीटा सी माइनस थीटा सी आ जाएगा। और दूसरी बात, इन दोनों बाउंड्री के लिए जो साइन थीटा सी होगा वो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है। तो बोर्ड पे देखना, ये आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू 1 अपॉन म्यू 2, और थीटा सी को क्या लिख देंगे? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस थीटा सी। ये सब कट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस थीटा सी, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा? 90 माइनस थीटा सी। आप इसे आई की वैल्यू रख करके इसके अंदर कैलकुलेट भी कर सकते हो मैथमेटिकली, और ग्राफिकली आप आसानी से ऑब्जर्व करके बता सकते हो। मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आप ग्राफिकली भी बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यदि 0 थी तो डेविएशन तो 0 आ गया, और अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी है, तो डेविएशन कितना आ गया भाई? डेविएशन आ गया 90 माइनस थीटा सी। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। अरे आई के लिए 90 है ना? अच्छा, आप मेरे को
y इक्वल टू sin इनवर्स x का ग्राफ बता सकते हो कैसे बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? ऐसे बनता है, ध्यान है नहीं? हाँ सर याद है ना? तो ये देखो, हमें बनाना है डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में ग्राफ। तो थोड़ा सा आप यहां देखो, y इसकी जगह मैं y लिख दूं और इसकी जगह x लिख दूं और इसकी जगह यहां भी x लिख दूं मान लिया। तो इसके अंदर साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से 1 इस तरीके से रहेगी, है ना? तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ बनेगा और यहां पे x लीनियरली आ रहा है। तो ये जो ग्राफ आता है, एक तो आप इसे बना सकते हैं, याद रखना है आपको, फिजिक्स में तो याद रखना है, गणित के हिसाब से आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से। लेकिन i बराबर 0 पर डेविएशन 0 होता है और i बराबर थीटा c के लिए डेविएशन 90 माइनस थीटा c होता है और यहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग x की तरह आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ होता है कॉन्केव अप टाइप का होता है। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। कर रहे हो कॉपी? हाँ सर, कॉपी कर लिया ये प्लस ओके, करो। 90 वाला था। अच्छा, ये 90 से आगे कर रहे हो तो कैसे करोगे बताओ? अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो, ये तो हो गया थीटा सी। ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये 0 से थीटा सी के लिए बनाया। अब हम जो एंगल की वैल्यू है उसे थीटा सी से ज्यादा करेंगे और कहां तक ले जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को? कहां तक ले जाएंगे? 90 डिग्री तक ले जाएंगे। ये है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब की बार हमारा जो होगा वो 90 तक होगा। तो अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा t से ज्यादा है तो क्या होगा? TIR विल टेक प्लेस। तो TIR होगा तो ऐसे ही आ जाएगा ये। तो ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे जाना चाहिए था ऐसे और ये आ गया ऐसे। तो डेविएशन कितना होगा बता सकते हो इस केस में? कितना डेविएशन होगा बेटा? अरे ये तो आई है, तो ये भी आई होगा। और ये टोटल कितना था? टोटल था 180। तो डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2i नहीं होता रिफ्लेक्शन में? हाँ सर, हाँ। तो 180 माइनस 2i तो होगा ये वाला। ये तो पूरा 180 हो गया और डेविएशन होगा 2 में। तो ऐसे बनना है ये ग्राफ।
ऐसे, और आई की वैल्यू थीटा सी। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो आई की वैल्यू थीटा सी के जस्ट रखें, बराबर रखें, तो डेविएशन कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा सी। और यदि मैं आई की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है 90 डिग्री रख देता हूं, तो डेविएशन कितना होगा भाई 0। नहीं आई बात समझ में? और ये इक्वेशन कैसी है, ऐसे। कॉपी को यहां तक को ड्रॉ करके देखो कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अच्छा, तो ग्राफ कैसे आएगा बता सकते हो कुछ? अरे बोलो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। यस सर। तो आई इक्वल टू थीटा सी पर जो एंगल होगा, ये थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं यहां से, और अगर जो आपके पास जगह हो तो थोड़ा सा बढ़ा लेना। थीटा सी पर जो एंगल होगा, थीटा सी पर जो डेविएशन होगा, उसकी वैल्यू होती है 180 माइनस 2 थीटा सी। क्लियर है क्या बात? और यहां पे तो ये ओपन इंटरवल है, मैथ्स की टर्म में बता दूं, यहां पे तो ओपन इंटरवल ही आएगा और ग्राफ बनेगा ऐसे। सही है क्या बात? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये जो ग्राफ है आपको ये याद भी रखना है, इस पे कई सारे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा चुके हैं, है ना? मतलब जेईई मेंस में तो नहीं आएगा ये, लेकिन एडवांस में तो आता रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना? सिंपल भी होगा, लेकिन यदि नहीं पढ़ रखा आपने तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? ये स्ट्रेट लाइन बन गई है ना, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 180 डिग्री। और अगर जो आप इसे ज्यादा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे जो आएगा इसे आप मिला सकते हो, तो ये 180 डिग्री आएगा, है ना? कभी हो सकता है ग्राफ में दे दे, मैं तो आज तक ऐसे पूछा नहीं है। 180 डिग्री तक इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस जो होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री। क्लियर है क्या बात? अब देखो इस पे ग्राफ क्वेश्चन कैसे बनेगा। व्हाट पे देखो, वो दे देगा फॉर एग्जांपल 2 मीडियम है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और ये दे देगा आपको μ2 इक्वल टू √3, है ना, और μ1 इक्वल टू 2। बात समझ में आई? खोज डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल
incident angle I, graph is given below. क्या ग्राफ दे रखा है? ऐसे ग्राफ दे रखा है, जाना पहचाना ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है, क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये डेविएशन है ना, ये i इक्वल टू 0 है ना, ये दे रखा है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. फाइंड वैल्यूज ऑफ फर्स्ट अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, सेकंड बीटा प्लस डेल्टा. ये दे रखा. और भी डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप कर दोगे यदि आपको आता है तो. हाँ भाई, कितना आंसर आया बेटा? आंसर बताना है. चलो मैं ऑप्शन आपको, चलो आप थीटा सी नहीं, थीटा सी तो निकालो ना यहां से. अच्छा. ये किस लिए दे रखा है? थीटा सी तो निकलेगा. पहले तो आप इन दोनों मीडियम की हेल्प से थीटा सी निकाल दोगे. म्यू 1 इंटू साइन थीटा सी, म्यू 2 इंटू साइन थीटा 90, तो साइन थीटा सी म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये तो याद हो गया हमें, बहुत दिन हो गए करते करते. रूट 3 अपॉन 2, तो थीटा सी आ जाएगा 60 डिग्री. बताओ, तो ये जो अल्फा होता है ये थीटा सी होता है, अल्फा होता है थीटा सी यानी कि 60 डिग्री. जो बीटा होता है आपको पता होना चाहिए कि ये 90 माइनस थीटा सी होता है, तो ये हो गया 30 डिग्री बीटा की वैल्यू. आपको पता होना चाहिए कि गामा जो होता है वो 180 माइनस 2 थीटा सी होता है. 2 इंटू 60 120 के साथ. आपको पता होना चाहिए ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है. नहीं आई बात समझ में? अगर जो ये बातें नहीं पता तो आपको कोई भी नहीं कुछ कर सकता, समझे? बस फिर तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मन करेगा कुछ भी पूछ लेगा सवाल. तो आपको इन सब चीज के बारे में अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है याद होना चाहिए. तो अल्फा प्लस गामा कितना हो गया? 60 प्लस 60 इसका 120. दूसरा बीटा प्लस डेल्टा कितना हो गया? 30 प्लस 90 इसका 150. ऐसे भी प्रूफ करा सकता है वो कि अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस डेल्टा होता है. ऑप्शन दे देगा आपको कुछ ना कुछ,
तो आप करो। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा हमेशा इक्वल होगा, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो। बात समझ में आई? निकाल के देख लो, चाहे आप कॉपी कर लो इसे। हाँ सर, डन सर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप से वो मतलब आपको कुछ भी नहीं देगा, μ1 μ2 की वैल्यू नहीं देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि ये एंगल अल्फा है ना, और ये गामा है, तो अल्फा प्लस गामा कितना होगा? थीटा सी प्लस 180 माइनस 2 थीटा सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा सी आएगा। और ये एंगल बीटा है और ये एंगल थोड़ी देर के लिए मान लिया डेल्टा है, तो बीटा होता है 90 माइनस थीटा सी प्लस 90, ये भी कितना होगा? 180 माइनस थीटा सी। इसका मतलब अल्फा प्लस गामा हमेशा बीटा प्लस डेल्टा के बराबर होगा। वो आपको चार ऑप्शन बना के दे देगा कि ऐसे ऐसे, और यहाँ थीटा सी बीटा सी नहीं लिखेगा, यहाँ पे तो वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखेगा। बात समझ में आ रही है? और ऑप्शन दे देगा विच इज करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। सेकंड ऑप्शन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा। थर्ड ऑप्शन कौन सा? बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। ऐसे ऑप्शन दे देगा, बन जाएगा ना क्वेश्चन भयंकर। दिस द सेकंड ऑप्शन इज द। बस समझ में भी नहीं आने का क्या है ये, जब क्वेश्चन आएगा, जब सॉल्यूशन मार्केट में आएगा तब पता लगेगा, तब इसके लिए थ्योरी बनाएंगे और तब इसे समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल तो अपने आप से बन भी जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, चलो इसे साफ कर देता हूं। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में और बता देता हूं, है ना, डेविएशन के बारे में, सॉरी डेविएशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो आप एक चीज याद रखो, है ना, कि जो हमारा ये माध्यम है, जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट समझते हो आप? व्हाइट लाइट क्या होती है?
सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलते हैं। सनलाइट को क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट, है ना। ये जो ट्यूबलाइट की जो लाइट होती है, सफेद ट्यूबलाइट की जो लाइट होती है, वो व्हाइट लाइट नहीं होती है टेक्निकली। क्लियर है क्या बात? ये जो सन से लाइट आती है, इसे टेक्निकली फिजिक्स में व्हाइट लाइट बोलते हैं। और ये जो व्हाइट लाइट है, यानी कि जो सनलाइट है, ये कॉम्बिनेशन होता है विबग्योर का। क्लियर है? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 350 नैनोमीटर से, है ना, 750 नैनोमीटर तक या 700 नैनोमीटर तक होती है। ये बात पता है क्या आपको? है ना। किसी किसी किताब में ये 400 नैनोमीटर से ये 700 नैनोमीटर तक दे रखा है, तो इससे इतना कोई बड़ा बात नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि वेवलेंथ जो वायलेट की होगी वो ग्रीन, वो सबसे छोटी होती है, और रेड की वेवलेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होती है। तो अगर जो मैं देखूं ब्लू ऐसे और फिर ग्रीन ऐसे, तो ऐसे करके आएगा। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है व्हाइट लाइट में। क्लियर है क्या बात? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अब देखो, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मान लिया ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है ना। n की वैल्यू क्या होती है? 1.5, या म्यू बोल दो, म्यू की वैल्यू 1.5। लेकिन ये कलर पर भी डिपेंड करता है, कलर यानी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है ना। इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मिनट। हेलो, हाँ सर। सर नमस्कार सर, मैं अभी 10 मिनट में फोन करता हूँ आपको, क्लास खत्म करके, है ना। ठीक। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिपेंड्स अपॉन कलर, और दूसरे रूप में कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है क्या बात? और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ये रिलेशन है। ये नहीं पूछना है कि ये सर आया कहां से, आपको बस याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाएंगे आपको, तब मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे करना, कॉपी कर लो तेजी से जरा, है ना। काफी सारा थ्योरेटिकल रह रहा है क्वेश्चन, उसे मैं करा देता हूं। हाँ सर, डन सर। सही है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वायलेट का। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू का लिख दो, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का लिख दो, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो और रेड का। बात समझ में आई नहीं? ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पे देखो जरा, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लिया ये हमारा ग्लास है, या मतलब कोई मीडियम है, और ये हमारी है एयर। चलो मीडियम मान लिया, ग्लास मान लेते हैं अपन, ऐसे करके मान लेते हैं। तो जब आप एक व्हाइट लाइट डालोगे, देखो ध्यान से, जब आप एक व्हाइट लाइट डालोगे, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक बार, कि
जब आप व्हाइट लाइट डालोगे यहां पे, तो जो यहां एयर है, तो जो क्रिटिकल एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/n या म्यू मान ले ऐसे क्या। तो जो क्रिटिकल एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो ये देखो मैं यहां पे बना देता हूं, तो क्रिटिकल एंगल किसका कम होगा, वॉयलेट का। ये थीटा सी किसकी, वॉयलेट की। नहीं आई बात समझ में, ये वॉयलेट है, इसे थीटा बी लिख देता हूं मैं, थीटा बी लिख देता हूं। और जो रेड कलर की लाइट है, रेड कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसका जो थीटा सी रेड है वो ज्यादा होगा, इसे थीटा सी वॉयलेट लिख देना। नहीं आई बात समझ में, है ना। हाँ विबग्योर ऐसे लिख देता हूं, विबग्योर, इससे थोड़ा आपको पता चल जाए। क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ वॉयलेट। ठीक है। तो अच्छा मैं एक चीज और बता रहा था कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, तो इसे मैं लैम्डा के प्रोपोर्शनली लिख दूं ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। जिसका वेवलेंथ ये तो 700 लिख लो, इसे 300 लिख लो, 400 लिख लो, है ना। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का, और सबसे कम कितना होगा, वॉयलेट का। आई बात समझ में। अच्छा लेकिन ये तो रेड और वायलेट अलग अलग कलर हो गए, लेकिन यदि आप एक व्हाइट लाइट डालते हो, देखो मान लिया थीटा सी, इफ ऐसे मान लिया, इफ लाइट इज इंसिडेंट at angle I is equal to theta c of green। ग्रीन का जो यहां पे थोड़ा सा आप देख लेना, ये ग्रीन है, ये थीटा सी ऑफ रेड है, और ये थीटा सी ऑफ वायलेट है। ऐसे होगा ऑर्डर, समझे है ना। तो यदि हमने एक व्हाइट लाइट को डाला है, व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं बेटा, विबग्योर। कौन कौन से कलर होंगे इसमें, विबग्योर, 7 कलर होंगे। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कितना है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन के बराबर है। तो जब आप ग्रीन के क्रिटिकल एंगल के बराबर इंसिडेंट एंगल रखोगे, तो ग्रीन वाली लाइट जो होगी वो 90 डिग्री पे ग्लेज करती हुई निकल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर, समझ आ रही है।
लेकिन इसमें तो ग्रीन से इधर 3 कलर है और ग्रीन से इधर रेड 4 कलर है। समझ में आई बात? तो कुछ कलर तो रिफ्रैक्टेड हो जाएंगे, कुछ कलर का TIR हो जाएगा। हाँ सर। तो TIR किस किस का होगा बताओ? TIR किस किस का होगा? और रिफ्रैक्शन किसका होगा? अब मैं आपको थोड़ा सा वायलेट इंडिगो ब्लू का TIR हो जाएगा। किसका? वायलेट इंडिगो ब्लू। हाँ, वायलेट जो TIR होगा इधर आई पर, इसके अंदर VI B आएगा और इसे जाना चाहिए था ऐसे और ये चला जाएगा ऐसे, और इसके अंदर क्या होगा? YOR। येलो। समझ में आएगा बात? हाँ। क्योंकि ये जो एंगल है थीटा सी है ना, ये जो इंसिडेंट एंगल है ये इससे तो कम है और इससे ज्यादा है, इनके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इसलिए ये वाले तो TIR हो जाएंगे और ये वापस चले। हाँ सर। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ। तो ये तो हो गई आपकी TIR की कहानी है ना। TIR मैंने बता दिया, एक छोटा सा एक एग्जांपल था। इसके अलावा मैं एक चीज आपको और पढ़ा देता हूं, इसमें छोटा सा भी खत्म कर देता हूं, है ना। लिखो जैसे inversion of are used to invert images without changing their size, without changing their size। बोर्ड पर देखो, अगर जो मान लिया ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म क्लियर है बात, और हमने एक लाइट डाली इधर से ऐसे है, और लाइट में मान लिया हमने रखा इसमें एक ऑब्जेक्ट, F कलर की लाइट आ रही है जिसमें F का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। समझ में आई बात? जैसे कि हम पिक्चर डालते हैं ना, पिक्चर फोटो रेज डालेंगे, जैसे प्रोजेक्टर नहीं होता, प्रोजेक्टर पर रेज डालते हैं ऐसे करके। अगर जो प्रोजेक्टर पर F की रेज डालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ पे F ही दिखाई देता है, ऐसे करके यू करके दिखाई देगा, है ना। तो यदि आप इसे डालोगे और यहाँ पे TIR होगा, क्या होगा? ये इस पॉइंट पे यदि TIR हो जाता है तो ये कैसे आएगा? इस तरीके से इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये F ऐसे ऐसे आता हुआ F ऐसे बन जाएगा U। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। F कैसे बनेगा? F ऐसे बनेगा। ये समझ में आ रही है बात? नहीं है ना, F ऐसे बनेगा, है ना। और अगर जो मान लिया एक प्रिज्म ऐसा है U करके, और ये 45 डिग्री है, ये तो 45 है, 45 है मान लिया ऐसे, और ये 45 है और ये 90 डिग्री है, और ऐसे करके आपने लाइट डाली इधर और यहाँ पे ऐसे। तो जब ये लाइट ऐसे टकराएगी तो पहले तो ऐसे आएगी, वापस यूं जाएगी, यूं जाएगी, तो यहाँ पे जो चित्र बनेगा, यहाँ पे इमेज इसकी ऐसे बनेगी, और जब ये वापस जाएगा, है ना, ऐसे करके, तो ये बन जाएगा कैसे? ऐसे बन जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो
उल्टी दिखाई देगी आप इमेज।